हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और बच्चों, आप सब ने अपना जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने आपको जिस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिए थे वो आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। ये जो प्रोजेक्ट आपका वर्क था, ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में ही करना है और आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत आकर्षित होना चाहिए, ताकि आपको उतने अच्छे मार्क्स उसमें मिल सके। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं मार्क्स भी दूंगी, तो आपको उसको अच्छे से करना है। आपने अपनी फेयर कॉपी में कर लिया होगा और मैंने जैसे उसमें कहा था कि आप उसमें कलर पेन का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप उसमें अपना जिस तरह से भी आपने उसको अच्छा सुंदर बनाने के लिए आपने किया है, तो वो आपको जो भी डेट जैसे कि स्कूल में आपको बताया गया है, नोटिस ग्रुप में आई है कि प्रोजेक्ट वर्क कब सबमिट होगा, इसकी डेट आपको बाद में दे दी जाएगी। तो जब आपको डेट दे दी जाती है तो आपके पेरेंट्स के थ्रू जैसे भी इसमें दिया जाएगा, आप लोग अपनी कॉपी जो है वो स्कूल में लाके सबमिट कर दीजिएगा। आपकी क्लास वर्क कॉपी भी चेक हो जाएगी और उसके साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट वर्क भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बीच अगर हमारा ये जैसे कि हमारा हिस्ट्री का 2 चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और उसके बाद आपको मैंने ये प्रोजेक्ट वर्क दिया है और अभी हम लोग सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर सिविक्स का भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सिविक्स का वर्क भी उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि साथ ही साथ चेक हो जाए। और अगर अभी हम लोग का नहीं कंप्लीट हो पाता है तो आप जितना अभी तक का है उतना ही आप कॉपी पे करके और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर की बात करें। अब हम लोग अभी हम लोग का ये पार्ट 2 है और हम लोग फर्स्ट पार्ट में जब हम लोग ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था, हमारा लोकतंत्र, उसमें हमने देखा था कि हमारा लोकतंत्र क्या है। मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही जो शासन व्यवस्था बनाई जाती है, यानी कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए ही जो शासन व्यवस्था बनाई जाती है वो लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि हमारे जब मैंने बताया था कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के उसमें था, गुलामी में था और स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे जो शासन व्यवस्था है वो हमारी नहीं चलती। जो भी नियम कानून हुआ करते थे वो हमारे नहीं चलते थे। हम लोग क्या हुए थे, हम लोग बंधे हुए थे, दूसरों के नियम कानून में हम लोग बंधे हुए थे। मगर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमें हमारा नया संविधान बना, फिर हमारा लोकतंत्र, यानी कि हम लोगों के द्वारा लोगों के लिए हमारे नई शासन व्यवस्था बनाई गई। और इसका शाब्दिक अर्थ बताया था कि ये ऐसा शासन व्यवस्था जो कि जिसमें कि सारे जन को बराबर से भागीदारी देने की छूट हो। ठीक है, ये नहीं कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या एक शक्तिशाली व्यक्ति जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है या अमीर है, तो वो दूसरों का शोषण करे या दूसरों को दबाकर अपने काम को करवाए या ज़बरदस्ती करके काम करवाए। ये शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सबकी बराबर से हिस्सेदारी, बराबर से भागीदारी होना, ऐसी व्यवस्था बनाना जहाँ हर एक व्यक्ति भारतीय, जहाँ हर एक व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट वे में बराबर से ही क्या कर सके, सारे चीज़ों में बराबर से भाग ले सके, भागीदारी हो सके। मैंने बताया कि जैसे कि उसमें चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई दलित वर्ग का हो, दलित मतलब गरीब हैं, हाँ, या कोई छोटी जाति के हैं, या अल्पसंख्यक यानी कि कोई शेड्यूल कास्ट का कोई है, कोई भी इसमें जो भारतीय हैं वो बराबर से हिस्सेदारी वो कर सकते हैं।
ठीक है। ये नहीं कि केवल ज़्यादा अमीर हैं या ऊंची कास्ट के हैं या कोई अलग एक विशेष कास्ट दी गई है कि वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोग ही बराबर से उसमें भागीदारी कर सकते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जो बनाई जाती है वो लोकतंत्र कहलाती है। फिर इसमें 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का पूरा अधिकार होता है कानूनी तौर से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी धर्म का हो। ये पूरी उसको राइट बनता है, अधिकार होता है कि वो 18 साल से ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तो वो वोट दे सकता है, जिसमें कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी चुनाव होते हैं, जो भी उत्तराधिकारी चुने जाते हैं, उसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो अपना खुद का निर्णय ले सके, खुद का फैसला ले कि हमारा जो भी प्रतिनिधित्व है या जो भी हमारा नेता है कौन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की सारे लोगों को पूरी तरह से छूट होती है जो कि 18 साल से ऊपर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, अभी भी मैंने अच्छे से डिटेल में बता दी कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। फिर हम लोग इस कहानी को आगे देखेंगे जो कि आप अपनी बुक में देख रहे हो बच्चों। चाहे तो इस पूरे लोकतंत्र के बारे में ऐसे भी हम लोग बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके बुक में स्टोरी दी है, अगर हम लोग उस स्टोरी के माध्यम से लोकतंत्र के मतलब को समझेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, तो हम लोग और अच्छे तरह से जान सकेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को इस स्टोरी के ही माध्यम से पढ़ना चाहिए या पढ़ना सही होगा। तो हम लोग ने जैसे ये स्टोरी जब उन्होंने पढ़ा तो इस स्टोरी में क्या था, इस कहानी में एक काकी हैं जो कि पहले स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं और अब वो क्या हो चुकी हैं, रिटायर्ड हो चुकी हैं और वो 80 साल की हैं और वो एक जो ग्राम पंचायत होती है उसकी वहाँ की प्रधान हैं। और सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, उनके पास अपनी परेशानियों को लेके आते हैं और वो उसका निष्कर्ष निकालती हैं, चाहे बातों से हो, कोई बात ऐसी है जो कि नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, उसका भी हल निकालती है, या गांव में ऐसी कोई भी परेशानी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गांव में जब भी कोई भी परेशानियां या कोई भी समस्या ऐसी होती है जो उनके गांव से मोहल्ले से संबंधित होती है, तो वहाँ पे शाम को कोई दिन चौपाल बैठती है। चौपाल में ग्राम पंचायत होती है, उसके एक प्रधान होते हैं और गांव के लोग क्या होते हैं, अपनी परेशानियों को उनके सम्मुख रखते हैं, उनके सामने रखते हैं और वो उस परेशानी का, जो वहाँ के प्रधान होते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। चाहे तो वो अगर उनके बस में होता है तो वो खुद से निकाल सकते हैं और अगर नहीं तो वो कानून के द्वारा या किसी तरह से जिस तरह से उनको सही लगता है कि वो उस परेशानी को हल किया जा सकता है तो वो उससे करते हैं। अगर उनके बस से बाहर होता है तो फिर वो कानून की मदद लेते हैं, फिर वहाँ पर वो अपनी दरख्वास्त को भेजते हैंगे। तो इस तरह से वहाँ पर बैठक होती है और पंचायत में ग्राम पंचायत जो होती है या वहाँ के जो प्रधान होते हैं उनके सामने अपनी परेशानियों को रखा जाता है। तो उसी तरह से ये जो महिला हैं, जो काकी जिन्हें कहा जा रहा है, ये अपनी ये लोग जो हैं अपनी परेशानियों को इनके सम्मुख रख रहे हैं। अब वो क्या बता रही हैं, अब वहाँ की, जैसे मैंने बताया, एक वहाँ की महिला थी, उन्होंने पहले पूछा था रामवती कि काकी ये लोकतंत्र क्या है। तो अब उन्होंने लोकतंत्र का अर्थ बताया था कि किस किस तरह से लोकतंत्र क्या है, और जैसे मैंने अभी बताया उसके बाद वो पूछती है तो काकी हमारे देश में लोकतंत्र कब आया। और ये चीज़ वो पूछ रही हैं कि कब हमारे देश में, मतलब लोकतंत्र कब आया। तो काकी बताती हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो एक दिन में नहीं पड़ी। हाँ, कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी व्यवस्था या कोई भी कानून या कोई भी चीज़ एक दिन में तुरंत नहीं बनाई जा सकती है, ना बनती है कि। तो इसी तरह से वो बता रही हैं जो हमारी लोकतंत्र की नींव जो है वो तुरंत ही एक ही दिन में नहीं पड़ी है, बल्कि इसकी नींव जो है वो अंग्रेज़ों को लड़ते हुए जब आज़ादी के समय से ही ये जो नींव है वो पड़ी हैगी। उस समय जब अंग्रेज़ हुआ करते थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई
जब इन लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उसी समय से इसकी नींव पड़ी है। क्योंकि उसी समय से इनको समझ में आ रहा था कि इस समय हम लोग को दूसरों की, अंग्रेज़ों की हमें बात माननी होती है, उनकी कानून व्यवस्था पे चलना होता है। तो उसी समय से उनके दिमाग में ये व्यवस्था, लोकतंत्र जो था वो चल रहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था जो है वो बनाएंगे। तो उनकी सोच जो थी, नींव जो थी, वो उसी समय से पड़ चुकी थी। और कारण ये था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। ये आज़ादी का मुख्य आधार भी यही था कि लोग जो हैं, पहले के समय में जब अंग्रेज़ों का समय चलता था तो उस समय कोई भी व्यक्ति, चाहे साधारण हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, मगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय जो थे वो अपने नियम कानून जो थे वो खुद नहीं बना सकते थे और ना ही उन्हें लागू कर सकते थे, ना ही उसके अनुसार चल सकते थे। हमें अंग्रेज़ों के ही अनुसार चलना होता था। तो आज़ादी का मुख्य आधार ये भी था कि लोग जो है वो सक्रिय रूप से सारी चीज़ों में भागीदारी उनकी हो सके और सारी चीज़ों की वो आज़ादी उनको मिल सके। इस तरह से पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोग को उस कानून का पालन करना होता था। अतः हमारे नेताओं ने ये तय किया था कि देश का शासन देश के लोगों के हाथ में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली। और क्योंकि ये ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी जो है, उसको भागीदारी मिलने का अवसर उनको मिल सकता था। यानी कि आज से पहले की बात, पुराने समय की बात भी की जा रही है। जब पुराने समय में जब राजा हुआ करते थे तो वो राज्य करते थे और वो क्या करते थे, वो कुछ खास लोगों के, जैसे कि उनके जो कुछ खास व्यक्ति हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते, जिन्हें वो चुनते थे, तो उनके अनुसार वो नियम कानून जो है वो बनाया करते थे। और जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसी तरह से उनका वही सारी चीज़ें उनके जो बेटे हुआ करते थे, उनके पुत्र जो हुआ करते थे, वो उसको निभाते थे, वो उसको पूरा करते थे, वो उनके राजगद्दी बैठते थे और वो भी वही काम को किया करते थे। मगर उस समय भी कानून जो है वो कोई, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता था। वो राजा के मंत्री, कुछ मुख्य लोग ही बनाया करते थे। मगर उनको जब लागू किया जाता था तो उनको सारे लोगों को मानना होता था, उसका पालन करना होता था। और उसी समय से जो भी कानून व्यवस्था होती थी या जो भी काम होते थे, वो सब नेताओं के हाथ में हुआ करते थे। जो वहाँ पे नेता चुने जाते थे, उन्हीं लोग के हाथ में होता था, जो कानून व्यवस्था को बनाते थे या जो जिनको उनके लिए चुना जाता था, वही उसको बनाते थे। और तभी से ये कानून व्यवस्था जो है या लोकतंत्र जो है उसी समय से स्थापित हुआ था। मगर उस समय क्या होता था, कोई मुख्य लोग चुनते थे, कोई मुख्य लोग बनते थे और लागू किया जाता था और सारे लोग उसको मानते थे। आज भी वही लोकतंत्र है, मगर आज क्या है, आज हमें भारतीयों को ये छूट है कि हम अपना नेता, अपना प्रतिनिधि खुद से चुन सकते हैं। जब मैंने बताया 18 साल के बाद चुनाव, 18 साल जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसको ये पूरा अधिकार है कि वो वोट के द्वारा, चुनाव में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुन सकता है और बराबर से भागीदारी अपने हर एक उसमें कर दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब अंग्रेज़ों के समय भी लोकतंत्र चलता था, फिर उसके बाद राजाओं के समय भी लोकतंत्र चलता था और आज भी लोकतंत्र है। तभी काकी ने बताया कि लोकतंत्र जो है वो आज की नींव नहीं है, आज की बात नहीं है कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया है इसलिए आज लोकतंत्र बन गया। आज उसको अलग रूप दे दिया गया है। लोकतंत्र तब भी था, लोकतंत्र आज भी है, मगर उस समय उसका दूसरा रूप था और राजाओं के समय भी उसका दूसरा रूप था। और आज जब हमारा भारत आज़ाद हो चुका है तब भी ये लोकतंत्र है, मगर उसका अलग रूप दिया गया है, जिसमें कि
हमारी सुविधाओं के लिए दिया गया, हमारी शासन व्यवस्था, और इसमें हमें पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। तो वो लोकतंत्र में और इसमें अंतर तो है, क्योंकि इसमें हमें पूरी आज़ादी है। हम इसमें ऐसी शासन व्यवस्था हमें दी गई है कि यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हर एक धर्म के लोगों को छूट दी गई है कि वो अपने अपने धर्म से संबंधित कोई भी समारोह है, कोई भी धर्म से संबंधित कोई भी जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको पूरी छूट है कि वो उस चीज़ को मना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र का मतलब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र क्या था और आज भी इसका क्या मतलब है। फिर अब इसमें बताया गया है कि राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। तो बताया गया है कि आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र की स्थापना जो है वो करने के लिए देश का संविधान लिखा गया था। अब मैंने संविधान के बारे में आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें नियम कानून क्योंकि उस समय हम अंग्रेज़ों के उसमें थे नियम कानून में, जब आज़ाद हुआ तो हमें हमारे देश के नियम कानून को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए हमें संविधान बनाया गया हमारे लिए, भारतीयों के लिए, जो कि संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में संविधान जो है वो लागू किया गया था। आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी जो है वो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसका मतलब होता है कि उस समय हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था हमारे देश में, और 1950 में ये संविधान जो है वो लागू किया गया था। और ये किसके लिए संविधान लागू किया गया, उसी के अंतर्गत जो है वो लोकतंत्र की स्थापना भी हुई थी। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोग ही चुनते थे। मतलब संविधान बना, फिर संविधान का जो निर्माण हुआ और उसमें जो जो व्यक्ति निर्धारित किए गए उसको भी लोगों द्वारा ही, भारतीयों के द्वारा ही चुना गया। संविधान के केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। अब इस संविधान में जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो संविधान के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होती है कानून, और फिर लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 मुख्य अंग संविधान के होते हैं जिनके द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है, संविधान का कार्य जो है वो किया जाता है। मगर ये इसमें भी जो भी व्यक्ति, जो भी लोग चुने जाते हैं वो भारतीयों के द्वारा ही, भारतीय लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। संविधान के कानून जो होते हैं वो सबसे ऊंचे कानून माने जाते हैं, और ये कानून जो है देश के सभी लोगों को बराबर से सामान्य रूप से मानना होता है। उन लोगों को भी मानना होता है जो ये संविधान को बनाते हैं, या ये कानून व्यवस्था जो बनाते हैं, सारे लोगों को ये कानून जो है वो मानने होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ ऊंचे उस पे, या अगर हम बात करें, उदाहरण दें, हम अपने प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो हैं तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मगर कहीं ना कहीं वो भी इस कानून में बंधे हुए हैं, वो भी कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी ये कानून व्यवस्था जो है वो माननी होती है। तो इसलिए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो संविधान का कानून जो है वो सबसे ऊंचा कानून माना जाता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे उसने ये कानून बनाया भी हो तब भी उस व्यक्ति को भी इसे मानना होता है, और कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून को तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सज़ा भी दी जाती है। तो इस चीज़ को आपने देखा है कि तरह तरह के कानून हमारे देश में बनाए गए हैं। अगर हम बात करें 2 व्हीलर्स की गाड़ियों की बात करें तो हमारे नियम यहाँ बनाए गए हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, या रोड पे हम चलते हैं तो लाइट होती है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, पूरा ट्रैफिक का रूल्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना होता है। और अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, उसका सज़ा यानी कि भुगतान देना होता है, या हम चालान कटता है, या किसी तरह से हमें पैसों को देना होता है, या
कहीं ना कहीं फ़ाइन जो है वो हमें देना होता। तो यही होता है, ये मैंने एक उदाहरण बताया है, मगर इसी तरह से कई ऐसी व्यवस्था हमारे देश में बनाई गई है जिसे हमें मानना होता है, और जो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको उसका कानून के द्वारा ही उसका भुगतान या उसको सज़ा मिलनी होती हैगी। फिर वहाँ पर अब ये चीज़ जो है काकी ये पूरी अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया है। फिर वहाँ बैठक में एक महिला पूछती हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है। ये अभी भी वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि क्या कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है। तो काकी बताती, ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें हैं जो लोकतंत्र के आधार है। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हाँ, वो क्या बता रही हैं कि अब वो पूरा उस चीज़ को डिटेल में बता रही हैं कि लोकतंत्र का आधार क्या है। उनका पहला आवश्यक आधार क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र मतलब पूरी जिसमें छूट हो, और निष्पक्ष मतलब किसी का पक्षपात नहीं करना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे धर्म का है, हमारी कास्ट का है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे वाला है, तो पक्षपात नहीं करना, किसी का फेवर नहीं करना, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए और चुनाव स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। भारतीय संविधान की तरह भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसा सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनका निर्वाचन चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई हैगी। अब इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसी चुनाव की इस व्यवस्था में ऐसे चुनाव की व्यवस्था की गई है जो कि निष्पक्ष रूप से हो और लोगों को पूरी तरह से आज़ादी दी जाए। ये लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार माना गया है। इसी से जब हम आज़ाद हैं, जब हमें पूरी तरह से छूट है, जब हमें पूरी तरह से हम निष्पक्ष होकर चुनाव दे रहे हैं, कर रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, तो इसी से तो हमारा लोकतंत्र दिखाई देता है कि हमारे लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही ये लोकतंत्र जो है वो बनाया गया है, ना कि किसी के दबाव में, ना किसी का शोषण करते हुए नहीं बनाया गया है। तो इस तरह से काकी उसको पूरी तरह से समझा रही हैं। अब ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो समझाएंगी। तो अब हम लोग चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। आज में इतना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र जो है वो सही मायने में लोकतंत्र क्या है। पहले के समय में भी लोकतंत्र था, अंग्रेज़ों के समय में भी लोकतंत्र था, राजाओं के समय में भी लोकतंत्र था, और आज भी लोकतंत्र है। मगर अंतर क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। उसके साथ ही साथ इसकी नींव कब पड़ी, कब से इसका शुरुआत हुई, बताया गया है कि इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, ये पहले से ही हो चुकी थी। और उसके बाद किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना ही एक आवश्यक आधार है लोकतंत्र का। ये पूरी तरह से मैंने आपको बताया है, समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं जानती हूँ हिस्ट्री सिविक्स है, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना हो, देखना होता है, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो पूरी देखिए। साथ ही साथ आप अपना बुक भी सामने रखिए, ताकि आप जब उसको रीड करोगे और वीडियो देखोगे तो आपको बच्चों, मैं 100% श्योर होकर बोलती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उसको पूरी अच्छे से वीडियो भी देखिए और साथ ही साथ अपनी बुक को भी रीड करते रहिए। अब आगे का चुनाव प्रक्रिया है जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊँगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।